प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा जो इससे पूर्ववर्ती वीडियो मैंने आप डाला है उसी के कड़ी के रूप में इल्तुतमिश की उपलब्धियां पार्ट 2। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इसका भी PDF फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी है नोट्स, तो आप उनको कृपया पहले उनको पढ़ें। आप फिर नोट्स पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको और अच्छी तरह से बेहतर समझ में आएगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की उपलब्धियां। मैंने आपको जो उपलब्धियां बताई उससे आगे बात करते हैं। इल्तुतमिश की जो चौथी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी, जब आप देखते हैं कि 13वीं सदी के प्रारंभ में मंगोलों ने अपने नेता चंगेज खां के नेतृत्व में हाहाकार मचा रखा था, आतंक मचा रखा था। एक आक्रामक और शक्तिशाली जो नीति थी साम्राज्यवादी, उस नीति के तहत लोगों को आतंकित भयग्रस्त करते हुए कई स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व समाप्त कर दिया और एक एशिया में एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। और चंगेज खां के आक्रमण से भयभीत होकर, पराजित होकर जब चंगेज खां का दबाव पड़ा तो ख्वारिज्म का जो शाह था वो पराजित हुआ और भागकर कैस्पियन सागर के तट पर उसने शरण ली। और जो उसका राजकुमार था ख्वारिज्म के शाह का, वो भागकर भारत की तरफ आया और जब वो गजनी से होता हुआ पंजाब की तरफ आया और उसने, तब इल्तुतमिश के सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि वो दिल्ली सल्तनत को किसी भी प्रकार से मंगोल आक्रमण और उसकी राजनीति में उलझाना नहीं चाहता था। जो नवोदित दिल्ली सल्तनत थी वो उसको किसी भी प्रकार से उस विवाद में घसीटना नहीं चाहता था। मंगोलों से कोई दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। इसलिए जब राजकुमार मांगबरनी ने, जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश के पास एक दूत भेजा और उससे को ये कहा कि उसको मंगोलों के खिलाफ सैनिक सहायता दे। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई उसके लिए, इल्तुतमिश के लिए, कि वो उस विवाद में दिल्ली सल्तनत को भड़कना नहीं चाहता था और वो खतरनाक और शक्तिशाली मंगोलों से किसी प्रकार की दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। तो उसने कूटनीति और धैर्य से काम लिया और जो दूत दिल्ली आया था उसको काफ़ी समय तक जाने नहीं दिया जलालुद्दीन मांगबरनी के पास, और उसको काफ़ी समय तक ज़बरदस्ती दिल्ली में रोके रखा। और काफ़ी समय बाद उसको जब जाने दिया, जब मंगोलों का दबाव कम हो गया, और ये कहला भेजा, ये उत्तर भेजा कि भारत की जो जलवायु है, जो मौसम है, वो आपके अनुकूल नहीं है, अतः वो यहाँ से, कहने का तात्पर्य यहाँ से चले जाएं। इस प्रकार वो हताश होकर वापस चला जाता है। और इल्तुतमिश की एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ जीत मानी जाती है कि उसने मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाने में वो सफल रहा। पांचवी जो उपलब्धि है उसकी बात करते हैं, वो है कुबाचा का दमन। मैंने आपको पहले बताया कि नासिरुद्दीन कुबाचा भी गोरी और ऐबक का दास रह चुका था, तो वो भी इल्तुतमिश के साथ समानता का, बराबरी का दावा करता था, उल्टा श्रेष्ठता का दावा करता था। और उसने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे मुल्तान, सिंध, सुरसुती, लाहौर तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। जब इल्तुतमिश काफ़ी समस्याओं से मुक्त हो चुका था, मंगोल आक्रमण से यलदोज का दमन हो चुका था, तब पूर्व में भी वो लगभग
पूर्वी की तरफ से भी जो समस्याएं थी उन पर काफ़ी हद तक सफल हो चुका था। अब उसने अपना संपूर्ण ध्यान किसकी तरफ दिया? कुबाचा की तरफ। और उसने आगे बढ़कर भटिंडा, सुरसुती, लाहौर आदि पर अधिकार कर लिया इल्तुतमिश ने। कुबाचा इल्तुतमिश की आक्रामक नीतियों से भयभीत होकर निचले सिंध में भटिंडा के दुर्ग में जाकर छिप जाता है और इल्तुतमिश उसको घेर लेता है, उस पर दबाव बनाता है सेना का। तो कुबाचा शर्तों पर, समझौते पर अड़ता है और इल्तुतमिश उसको कहता है कि बिना शर्त समर्पण करने के लिए। लेकिन कुबाचा इल्तुतमिश पर विश्वास नहीं कर पाता और बचकर भागने के प्रयास में नाव द्वारा उस सिंधु नदी में कूद जाता है और नदी में डूबकर मारा जाता है। इस प्रकार इल्तुतमिश ने कुबाचा का भी अंत कर दिया, दमन कर दिया और पंजाब पर उसका अधिकार हो गया। पंजाब में मुल्तान और सिंध भी इल्तुतमिश के अधिकार में आ गए। छठी जो उपलब्धि है इल्तुतमिश की, वो है बंगाल पर विजय। आपको ध्यान हो, मैंने आपको गौरी के आक्रमणों के संदर्भ में बताया था वीडियो में कि 1203-4 ईस्वी में कुतुबुद्दीन बख्तियार खलजी, जो एक खूंखार प्रवृत्ति का, कुरूप प्रवृत्ति का लेकिन योग्य सेना नायक था, उसने अपनी आक्रामक गतिविधियों के कारण बिहार और बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में उसको मिलाया था। यानी मुस्लिम राज्य के अंतर्गत लाने का श्रेय गौरी के शासनकाल को जाता है कुतुबुद्दीन बख्तियार खलजी को। लेकिन बाद में बंगाल में ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल में अली मर्दान ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और बंगाल में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लेकिन अली मर्दान के अमीरों और नासिरुद्दीन एवाज ने मिलकर अली मर्दान की हत्या कर दी और इसामुद्दीन एवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि के साथ बंगाल को पुनः स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस प्रकार बंगाल पुनः दिल्ली की अधीनता से मुक्त हो गया। जब इल्तुतमिश अपने उत्तर पश्चिमी अभियानों से मुक्त हो जाता है, पश्चिम उत्तर कुबाचा, यल्दौज इनके और मंगोल आक्रमण इनसे मुक्त हो जाता है, तब वो संपूर्ण ताकत के साथ वो बंगाल की तरफ ध्यान देता है, क्योंकि यल्दौज, कुबाचा, मंगोल आक्रमण से वो उस समस्या से मुक्त हो चुका था। अब उसने 1225 ईस्वी में बंगाल पहुंचा सेना लेकर। उससे पहले ही सुल्तान जो गयासुद्दीन था, उसने भयभीत होकर बिना लड़ाई इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जब इल्तुतमिश यूं ही बंगाल से मुड़ा दिल्ली की तरफ, तो गयासुद्दीन ने पुनः अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और पलट गया वो अपनी बात से कि नहीं, मैं इल्तुतमिश की अधीनता से मुक्त होता हूँ, मैं बंगाल स्वतंत्र है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने योग्य पुत्र गयासुद्दीन
नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद को पुनः बंगाल विजय के लिए भेजता है और सुल्तान गयासुद्दीन जो था उसका अंत करने का, उसको समाप्त करने का, अपनी अधीनता में लाने का निर्देश देता है। तो नासिरुद्दीन ने आगे बढ़कर लखनौती पर आक्रमण किया और गयासुद्दीन लड़ता हुआ मारा जाता है। इस प्रकार बंगाल पुनः दिल्ली की अधीनता में आ जाती है। इस प्रकार बंगाल विजय भी इल्तुतमिश की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सातवीं जो उपलब्धि है इल्तुतमिश की वो है राजपूत राज्यों पर या राजपूत शासकों पर आक्रमण। जैसा कि आपको ध्यान है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब घोरी और ऐबक के आक्रमणों के कारण बहुत से भागों पर, बहुत से क्षेत्रों पर मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ और स्वतंत्र राजपूत राज्यों का अंत हुआ और उनको मुस्लिम सत्ता के अधीन ले लिया गया। लेकिन घोरी की मृत्यु के बाद हुई अव्यवस्था, ऐबक के बाद हुई अव्यवस्था और अस्थायित्व के समय उसका फायदा उठाते हुए अधिकांश या जो राजपूत रियासतें थी, जो राजपूत शासक थे, वो स्वतंत्र हो गए। अतः जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत किया और बाह्य स्थिति को मजबूत करने के बाद जब उनका ध्यान इस रियासतों की और राजपूत राज्यों की तरफ गया, तो वो इन राजपूत रियासतों को जो कभी मुस्लिम सत्ता का भाग थी, वो उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ सकता था। इसलिए स्वाभाविक था कि वो राजपूत राज्यों और रियासतों पर आक्रमण करता। इसलिए उसने उन क्षेत्रों को पुनः जीतने के लिए उन पर आक्रमण किया। हम राजपूत राज्यों पर आक्रमण के संदर्भ में बात करते हैं। पहला जो आक्रमण किया उसने, वो किया 1226 ईस्वी में रणथंभौर और मंडोर विजय। 1226 ईस्वी इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और उसको जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसी प्रकार परमारों की जो राजधानी थी मंडोर, जो जोधपुर का जो पहले का नाम प्राचीन वो है मंडोर, उसको भी जीतकर दिल्ली में मिला लिया। दूसरी जो विजय थी, दूसरा आक्रमण था राजपूत राज्यों पर, वो था जालोर, बयाना, नागौर, अजमेर की विजय 1228-29 ईस्वी। इल्तुतमिश ने 1228-29 ईस्वी में विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया, जिनमें उदय सिंह को हराकर जालोर पर अधिकार कर लिया और इसके बाद बयाना को जीता, तंगीर को जीता, अजमेर को जीता, नागौर को जीता तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया। तीसरा जो आक्रमण था राजपूत राज्यों पर, वो था ग्वालियर विजय 1231-32 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के लिए 1231 ईस्वी में एक सेना भेजी और लंबे प्रतिरोध के बाद अंततः 1232 ईस्वी में ग्वालियर को जीतकर पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। और ग्वालियर के राज्यपाल मलिक नसरुद्दीन तासी को कालिंजर पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, जो वहाँ का किला प्रसिद्ध रहा है अपने सामरिक दृष्टि से, युद्ध बंदियों को रखने के कारण और अपनी मजबूत सामरिक दृष्टि के कारण। तो मलिक तासी ने कालिंजर को पर आक्रमण किया और वहाँ से बड़ी मात्रा में धन लूटा, लेकिन लोगों के कड़े प्रतिरोध के कारण उसको पीछे हटना पड़ा। चौथा जो आक्रमण था वो था मालवा की विजय और मालवा पर आक्रमण 1234-35 ईस्वी। इल्तुतमिश ने मालवा में आक्रमण किया और भीलसा तथा उज्जैन को काफ़ी लूटा और इनको
अपने अधीनता में लेने में सफल रहा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी इल्तुतमिश ने बदायूं को जीता, कन्नौज को जीता, बनारस को जीता, कटेहर को जीता और बहराइच को जीतकर पुनः दिल्ली सल्तनत में अपनी अधीनता में लाने में सफल रहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो इल्तुतमिश की जो राजपूतों के खिलाफ जो सफलता थी वो अंतिम निर्णायक और पूर्ण नहीं थी। कई राजपूतों ने उसको पराजित भी किया, लेकिन हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो उसका उद्देश्य था इल्तुतमिश का कि जो तुर्की सल्तनत के भाग थे उनको सभी को वो पुनः जीतने में सफल रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजपूतों की आक्रामक शक्ति को उसने सदैव के लिए समाप्त कर दिया, इसमें भी उसको पूर्णतः सफलता प्राप्त हुई। धन्यवाद।